दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पीके मैथ्स एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आए हैं फिर से आपके लिए रेलवे ग्रुप डी का एक शानदार और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। आज का प्रश्न बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन रहने वाला है। सभी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। वैसे सभी सवाल आज के प्रश्न में सभी सवाल है आपके प्रीवियस क्वेश्चन है। तो भाई आप सभी मित्रों से विनती है हाथ जोड़कर कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटे को प्रेस कर ले, जिससे कि आप सभी को हमारी आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। वीडियो यदि अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो करते हैं भाई आज के प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल। ये रहा पहला सवाल भाई आपके सामने आज के प्रैक्टिस सेट का। तो पहले सवाल में कहा गया है भाई 48 84 का कितना परसेंट है। सवाल में कहा गया है भाई 48 84 का कितना प्रतिशत है, जिसके संग लग जाए का, वो कहाँ पर आता है आपका नीचे। तो 48 84 का, तो 48 84 आएगा आपका नीचे, जिसके संग का लग जाए वो आता है आपका नीचे। तो 48 बटा 84 प्रतिशत के लिए गुणा 100 कर देंगे। अब ये कहीं से कट रहा है, ऐसे कटो आप पहले 4 से काट लो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, काटो 3 से, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 100 गुणा 4, 100 चौक 400, 400 बटे 7 प्रतिशत। ये होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई 3.6, 4.2 और 5.4 का चतुर्थांश समानुपाती क्या होगा। हमने आपको बार बार कराया हुआ है इस टाइप का सवाल, आज फिर करा रहे हैं। जब भी हमें ज्ञात करना हो तीन संख्याओं का चतुर्थांश समानुपाती, तो इसका फार्मूला होता है आपका, चतुर्थांश समानुपाती ज्ञात करने का फार्मूला होता है आपका बी गुणा में सी बटे में ए। यहाँ पर ए का मान है 3.6, बी का मान 4.2, सी का मान 5.4। बी का मान क्या दिया है भाई 4.2, सी का मान 5.4 बटे में ए का मान 3.6। एक पॉइंट से एक पॉइंट खत्म, इसे काटो 9 से, 9 चौक 36, 9 छिक 54, काटो 2 से भाई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसे काटो ये भाई, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 21 तिया 63, 21 तिया 63। पॉइंट है एक अंक के बाद, तो यहाँ पॉइंट आएगा एक अंक के बाद, यानी कि 6.3। ये होगा बस का चतुर्था समानुपाती। ये होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई एक वस्तु के 8% के लाभ और 4% की हानि पर विक्रय मूल्य का अंतर 54 रुपये है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, लाजवाब सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे ग्रुप डी या अन्य कोई भी एग्जाम हो आपका रेलवे का, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सवाल। तो जब भी हमें लाभ प्रतिशत दिया हो और हानि प्रतिशत दिया हो, तो इनका अंतर हमेशा जुड़ता है। जब भी हमें लाभ प्रतिशत दिया हो और हानि प्रतिशत दिया हो, तो लाभ हमेशा जुड़ता है। वस्तु क्रय मूल्य पूछा है, वस्तु क्रय मूल्य क्या है, क्या होता है अभी आपदा में 100%। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है आपदा में 100%। और जब भी हमें लाभ परसेंट दिया हो और हानि परसेंट दिया हो,
इनका अंतर हमेशा जुड़ता है। तो हमें लाभ परसेंट दिया है 8%, हानि दिया 4%, तो इनका अंतर जुड़ जाएगा। 8 और 4 12, 12% की वैल्यू हमें क्या दी है क्वेश्चन में? 54 रुपये। हमें निकालने वस्तु क्रय मूल्य, परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा, यहाँ पर आपका 54 बटे में 12 और गुणा में 100। अब इसे काटो 6 से, 6 दूनी 12, 6 नम 54, इसे काटो 100 हो जाएगा कितनी बार? 50 बार। 9 गुना 50, 9 पहले 45, एक दो ही है भाई, तो 450 रुपये। 450 रुपये होगा भाई वस्तु का क्रय मूल्य। ये हमें ज्ञात करना था। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे के सभी एग्जाम के को देखते हुए। करते हैं भाई अगला सवाल। अगर आपको देता लाभ परसेंटेज और लाभ परसेंटेज, तो अंतर हमेशा घटता, और जहाँ भी देते आपको लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज, तो अंतर हमेशा जुड़ता है। जैसे अगला सवाल है भाई, एक वस्तु के 7% के लाभ और 4% की हानि, अरे लाभ दे दिया और हानि परसेंट दे दी, तो विक्रय मूल्य का अंतर 55 रुपये है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है आपका में? 100%, और हमें दिया है विक्रय मूल्य का अंतर 55 रुपये। हमें समझ में दिया लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज, और हमने आपको अभी भी बताया था जब भी हमें लाभ परसेंटेज दिया हो और हानि परसेंटेज दिया हो, तो इनका अंतर हमेशा जुड़ जाता है। तो 7% लाभ दिया है, 4% हानि दी है, तो 7 और 4 11, तो अंतर क्या होगा? 11%। लेकिन अंतर हमें समझ में दिया 11% नहीं है, क्या दिया? 55। हमें निकालना है वस्तु क्रय मूल्य। वस्तु क्रय मूल्य का होता है आपका में 100%, परसेंटेज परसेंटेज काट दिया भाई। ये कितना गुना है भाई इसका? 5 गुना। तो वस्तु क्रय मूल्य भी 100 न होकर ये भी क्या होगा इसका? 5 गुना। तो 100 पंजे 500, 500 रुपये होगा भाई इसका वस्तु का क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो भाई रेलवे के अन्य पार्ट है वो मिल जाएंगे आपको हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, चैनल का लिंक मिल जाएगा, चैनल पर विजिट कीजिएगा पीके मैथ्स एकेडमी पर। वहाँ मिल जाएगी आपको एक लिस्ट और रेलवे एग्जाम के नाम से। वहाँ पर आपको सभी पार्ट मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी सवाल है आपका प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपकी बहुत बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है भाई। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जितना भी हो सके इतना शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में भी मैं बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है, यदि दो संख्याएं का एचसीएफ 17 है, यानी कि मैथ सामर्थ्य क्या दिया है? 17, और एलसीएम 561 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया सवाल है भाई। तो जब भी हमें दो संख्याओं का एचसीएफ दे दे और उसका एलसीएम दे दे, तो क्या कुछ दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो जब भी आपको इस टाइप का कोई सवाल दे दे तो हम कैसे करेंगे भाई? दो संख्याओं का एचसीएफ हमें दिया है 17, हमें क्या दिया इसका एचसीएफ? 17, तो संख्याएं क्या होगी आपकी? 17A 17B, ये आपकी संख्या है। जब हमें एचसीएफ दिया है 17, तो संख्या क्या होगी आपकी? 17A 17B, ये आपकी दो संख्या ही होगी। अब 17A 17B का एलसीएम क्या होगा आपका? एलसीएम क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसमें कॉमन क्या है आपका? 17, और A और B की गुणा, तो 17AB होगा इसका भाई एलसीएम। लेकिन हमें दिया है इसका एलसीएम कितना? 561। 17AB की वैल्यू क्या दी है हमें? 561। काटो भाई, 17 तिया 51, क्या बचा? 5 कर लिया 1 का, 17 तिया 51,
तो ए गुणा बी बराबर क्या आएगा 33। अब ए और बी की ऐसी वैल्यू सोचो इसी की गुणा करने पर क्या है 33। अगर ए का मान आप 11 रखे, बी का मान 3 रखे तो 11 3 33 होता है भाई। तो यहाँ से हमें लग गया पता भाई कि ए का मान होगा 11 और बी का मान 3। हमें निकालना है दोनों संख्याओं का योग। संख्या क्या थी हमारी 17a 17b। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 17 कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा आपका ब्रैकेट में a प्लस बी। इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो a प्लस बी, ए का मान 11 बी का मान 3, इन दोनों को जोड़ देंगे 11 3 14, तो 17 गुणा 14। आप गुणा कर दो भाई, 14 सत्ते 98 का 8 का 8 लगे 9, 14 एकम 14, 14 और 9 23, तो 238। ये होगा भाई दोनों संख्याओं का योग। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे एग्जाम को देखते हुए। करते हैं भाई अगला सवाल। और सभी सवाल है आपके प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए सवाल है। जिन भी रेलवे एग्जाम में जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम में पूछे गए सवाल है भाई। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है। अब की बार में क्या दिया है, दो संख्याओं का एचसीएफ 13, तो संख्या क्या होगी आपकी 13a 13b और एलसीएम में क्या दिया है 572। तो उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल है, इसे भी ऐसे करेंगे। अब की बार हमें क्या दिया है एचसीएफ दो संख्याओं का 13, तो दो संख्या क्या होगी आपकी, जब एचसीएफ 13 है तो संख्या क्या होगी आपकी दोनों 13a और 13b और इनका एल्सियम क्या होगा आपका, कॉमन क्या है 13 और दोनों कर दे गुणा, तो 13a भी होगा इसका एल्सियम। लेकिन हमें साथ में क्या दिया है, इसका एल्सियम 13a भी नहीं है, क्या दिया 572, तो 13a की वैल्यू दी है 572। इसे काटो 13 से, 13 चौका 52, कितना बचा 5, 13 चौका 52, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 44। अब ए बी की वैल्यू से ऐसे गुणा करो, इसकी गुणा करने पर क्या है आपके 44। तो ए की वैल्यू अगर हम 11 रखे, बी की वैल्यू 4 रखे तो जैसे का 44 होता है। यानी कि ए का मान है 11 और बी का मान 4। हमें निकालना है दो संख्याओं का योग। दो संख्या कौन कौन सी आपकी 13a 13b। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से 13 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा आपका ब्रैकेट में a प्लस बी। इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ए और बी के वैल्यू में दी है 11 4, 11 4 को जोड़ देंगे कितना होगा 15, तो 13 गुणा 15 गुणा कर दो भाई, 15 तिया 45 का 5 का 80 लगे 4, 15 एकम 15, 15 4 19, 195 होगा भाई दोनों संख्याओं का योग। ऑप्शन नंबर बी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, बहुत ही बड़े सवाल थे भाई, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए सवाल है। करते हैं भाई अगला सवाल। क्वेश्चन में कहा गया है भाई एक नाव धारा के अनुकूल 25 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल में क्या दी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत दिशा में हमें चाल दी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। धारा की गति ज्ञात करें। हमें करनी है धारा की गति। धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल चाल होती है आपकी x प्लस वाई। हमने आपको बार बार बताया हुआ है। धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में नाव होती है x प्लस वाई। हमें क्या दिया है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि धारा के प्रतिकूल या धारा के विपरीत दिशा में होती है चाल कितनी है आपकी x माइनस वाई। हमें दिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें निकालनी है इसमें धारा की गति। धारा की गति क्या होती है आपकी y, इनके हमें यहाँ पे y का मान ज्ञात करना है। अगर यहाँ पर क्या होता आपका कि शांत जल में नाव क्या होगी तो हम लोग करते किसका मान x का मान, और जहाँ पे कुछ देर धारा की गति वो होती है आपकी y।
उनकी वाई का मान हमें ज्ञात करना है। और जब हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी हो, एक्स माइनस वाई की वैल्यू दी हो, हमें क्या करना हो वाई का मान, तो कैसे करेंगे, इसमें तो कर देंगे माइनस कर देंगे और फिर देंगे हम 2 से भाग। तो 25 में से 15 करेंगे माइनस, क्या आएगा आपका वही 10। 10 को देंगे 2 से भाग, 2 पंजे 10, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये होगी धारा की गति। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब। अगर आपसे पूछते सवाल में क्या शांत जल में नाव की चाल या स्थिर जल में नाव की चाल, तो हम निकालते किसका मान, एक्स का मान। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है इस टाइप के सवाल में। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई p बराबर 6, क्यों बराबर -3, तो p की पावर 3 -3p² प्लस 3p प्लस 3 क्यों प्लस 3 क्यों स्क्वायर प्लस क्यों की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है भाई, लाजवाब सवाल है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सवाल आपका रेलवे ग्रुप डी 2025 में पूछा गया सवाल था, जो कि आपका एग्जाम होगा 2025 में रेलवे ग्रुप डी का। तो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है भाई अलजेब्रा का। तो हम क्या करेंगे, आपको इसमें एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा होगा। अगर हम इसमें यहाँ पर एक कर दें माइनस, और इसमें हम एक जोड़ दें, अगर इसमें कर दें हम एक माइनस कर दे और इसमें एक जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका। करते हैं भाई, अगर इसमें हम कर दें ए माइनस, तो पी की पावर 3 माइनस 3p² प्लस 3p। अगर हम इसमें करेंगे एक माइनस और इसमें हम एक जोड़ देंगे, क्या बनेगा, क्यू की पावर 3 प्लस 3 क्यों² प्लस 3 क्यों प्लस 1। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला किसका, p माइनस 1 का क्यूब। ये फॉर्मूला बन गया आपका p माइनस 1 का क्यूब। ये फॉर्मूला बन गया क्यों प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है भाई, अब p का मान हमें दिया है 6, 6 में से एक गया 5, 5 का क्यूब होता है आपका 125 प्लस क्यों का मान दिया -3 प्लस 1 क्या बचेगा -2। -2 की पावर दिया में विषम संख्या, जब हम माइनस की पावर को विषम संख्या दी होती है तो उसके लिए जब आती है वो आती है आपकी माइनस में। तो -2 की पावर 3 होता है 8, कहीं का -8, इसमें होगा -8। तो 125 में करेंगे 8 माइनस, क्या बचेगा आपका भाई 117, कहीं का प्लस का। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई अलजेब्रा का, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि रेलवे ग्रुप डी 2025 में पूछा गया सवाल था। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई एक धनराशि ए, बी और सी के बीच 8:4:3 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए अपने हिस्से को डी और ई के बीच 9:7 के अनुपात में बांट देता है, तो सी और डी के हिस्से का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, आज के पैकेट का सबसे बेहतरीन सवाल में से एक सवाल, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने है। हमें क्या दिया है भाई, एक धनराशि ए बी सी के बीच में 8:4:3 के अनुपात में बांटी जाती है। एक राशि है जिसे ए अनुपात बी अनुपात सी में बांटी जाती है, किस अनुपात में, 8:4:3। यदि ए अपने हिस्से को डी और ई के बीच 9:5 के अनुपात में बांट देता है, तो डी जो ये ए है ये अपने हिस्से को डी अनुपात ई में बांट देता है, 9:7 है इसका भाई अनुपात। अब ए का अनुपात क्या है आपका 16,
यहाँ के आपका ए का मान 8, यहाँ के आजकल पता है 16, यहाँ 8 है, 16 है, तो इसे भी क्या बनाएंगे हम 16 बनाएंगे। तो हमसे में गुणा करनी पड़ेगी 2 की। जब गुणा 2 की करनी पड़ेगी ए में, तो 2 गुणा करनी पड़ेगी बी में भी, 2 की सी में करनी पड़ेगी। तो नया अनुपात क्या आएगा आपका भाई, ए बी सी का ए अनुपात बी अनुपात सी 8 दूनी 16 और बी का मान 4 दूनी 8 3 दूनी 6। अब देखो जो ये ए है, इनने अपने अनुपात को बांटा था किसमें, डी और ई में, किस अनुपात में, 9 अनुपात 7 में। अब देखो भाई ए 9 7 16 है भी 16 है, लेकिन अब क्या है भाई, बिल्कुल बराबर आ गया है। आपसे क्या पूछा सवाल में, सी और डी के स्थिर अनुपात, सी अनुपात डी पूछा है। सी को क्या दिया 6, डी के लिए 9, इसे काटो 2, इसे काटो भाई सॉरी 3 से, 3 दूनी 6 हो गया और 3 तिया 9 हो गया। तो सी और डी के स्थिर अनुपात क्या है आपका भाई, 2:3। ऑप्शन नंबर ए होगा सवाल का सही जवाब। बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे एग्जाम को देखते हुए। करते हैं भाई अगला सवाल, करते हैं भाई सवाल। सभी सवाल आपके प्रीवियस क्वेश्चन है और सभी बच्चे भाई पेन कॉपी लेकर बैठा करें। जो भी सवाल आपको दिखता है कि ये सवाल भारी है तो उसे नोट करते जाइएगा, इससे कि आपको एग्जाम में आपका फायदा मिल सके। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई, एक धनराशि ए कोमा बी और सी के बीच 6:5:3 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए अपने हिस्से को डी और ई के बीच 7:5 के अनुपात में बांट देता है, तो सी और डी के हिस्से का अनुपात ज्ञात करिए। हमें ए बी सी का अनुपात दिया है 6:5:3। यदि ए अपने हिस्से को डी और ई के बीच 7:5 में बांट देता है। अब देखो यहाँ पर कि जो ए ने अपना हिस्सा बांटा है 7:5, इनका अनुपात योग क्या आपका 12, यहीं पर सोल्व कर लेंगे। 12 यहाँ दिया आपका ए का मान 6, यहाँ 12, तो इन तीनों में ही हमें गुणा करनी पड़ेगी 2 की। ठीक है भाई, तो नया अनुपात क्या आएगा आपका भाई, ए बी सी का 2 6 12, 2 पंजे 10 और 2 3 6। अब जो ए है, इनने अपने हिस्से को बांट दिया डी और ई के अनुपात में, इस अनुपात में 7:5। अब देखो भाई ए का जो ये अनुपात योग है, जैसे ए ने अपने हिस्से को डी और ई में बांटा है, इनका अनुपात योग क्या है 12, अभी 12 यहाँ 12। अब ये बिल्कुल बराबर हो गया है। आपने क्या पूछा है, सी और डी के अनुपात, सी की वैल्यू 6 और डी की वैल्यू दिया है 7, तो 6:7 होगा भाई, सी और डी के अनुपात क्या होगा 6:7। ये होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, बहुत ही बड़े सवाल थे भाई, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को देखते हुए। ठीक है भाई, तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को जितना भी हो सके आपसे इतना शेयर कर दीजिएगा अपने भाई मित्रों में, जो भी तैयारी कर रहा है रेलवे एग्जाम की या करना चाह रहा है, क्योंकि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं सबका भला हो, सबका साथ सबका विकास। ठीक है भाई, तो आज के लिए भाई इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक ऐसी वीडियो लेकर, ऐसे क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।